नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अपर्णा यादव को बीजेपी नहीं लड़ाएगी चुनाव, सरकार बनने के बाद का प्लान आया सामने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में एनडीए को गच्चा देगी वीआईपी, मुकेश सहनी की आरजेडी नेता से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जदयू ने बीजेपी को दिखाए तेवर, ललन सिंह बोले पार्टी यूपी में गठबंधन पर फैसला करे वरना जारी कर देंगे लिस्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। अपर्णा यादव को बीजेपी नहीं लड़ाएगी चुनाव, सरकार बनने के बाद का प्लान आया सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी अपर्णा को साल 2022 का चुनाव नहीं लड़ाएगी। इसके साथ ही सरकार बनने के बाद अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, यह सामने आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी अपर्णा यादव को विधान परिषद का सदस्य बना सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए को गच्चा देगी वीआईपी, मुकेश सहनी की आरजेडी नेता से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा से सीटों के तालमेल नहीं होने से नाराज बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख से मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रवक्ता ने आज मुलाकात कर अचानक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बुधवार की रात अचानक वीआईपी प्रमुख और बिहार के मत्स्य व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के यहां सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों के नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद तिवारी ने कहा कि अरुण साहनी नाम का मैराथन खिलाड़ी है जो वैशाली जिले का रहने वाला है। वो एक चैंपियन खिलाड़ी है। उसकी नौकरी के सिलसिले में मंत्री सहनी से वो मिलने आए थे। उन्होंने कहा, हम तो शुरू से ही खिलाड़ी के लिए लड़ते आए हैं। अरुण सहनी तो वैशाली से दौड़कर पटना आ जाता है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। राजद प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि मंत्री सहनी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसी समाज का खिलाड़ी अरुण सहनी है। वो यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में सरकार की नया डगमगा गई है। मंत्री सहनी के पास सरकार का पतवार है और पतवार जब्त हो जाएगा तो बिहार में सरकार डूब जाएगी। गौरतलब है कि सहनी फिलहाल भाजपा से नाराज चल रहे हैं। राजद की ओर से उन्हें पार्टी के साथ आने का निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है। तिवारी ने इससे पूर्व भी कहा था कि सुबह का भुला शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते हैं। सहनी राजग के साथ जाने से पूर्व मुख्य विपक्षी राजद नीत महागठबंधन में शामिल थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जदयू ने बीजेपी को दिखाए तेवर, ललन सिंह बोले पार्टी यूपी में गठबंधन पर फैसला करे वरना जारी कर देंगे लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की 51 सीटों और उनके उम्मीदवारों की सूची जदयू ने तैयार कर ली है। अगर शीघ्र भाजपा के साथ गठबंधन पर निर्णय नहीं होता है तो जदयू इस सूची को जारी कर देगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वीकृत कर वहां के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल को अधिकृत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 1-2 दिनों के इंतजार के बाद इसे जारी कर सकते हैं। यूपी चुनाव पर दिल्ली में बुधवार को ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल उपस्थित थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह ने बताया है कि यूपी चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है, शीघ्र निर्णय हो जाएगा। इस बैठक में निर्णय हुआ कि आरसीपी सिंह भाजपा से वार्ता कर शीघ्र समझौते पर निर्णय कराएं। स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर गठबंधन पर भाजपा के साथ शीघ्र समझौता नहीं होता है तो जदयू अपनी सूची को जारी कर देगा। ललन सिंह ने कहा कि 51 उम्मीदवारों की सूची लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और यूपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में आए थे। हमने राज्य पार्टी के अध्यक्ष की 51 उम्मीदवारों की सूची को स्वीकृत कर उन्हें अधिकृत कर दिया है कि वे सूची जारी करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी खिलाफ पर मान नहीं रहे नेता, भाजपा में मंत्री से राज्यपाल तक बच्चों के लिए मांग रहे टिकट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने परिजनों के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कई दिग्गज पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट भी मांगा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी उम्मीदवारों को चुनने का क्या तरीका अपनाती है, रिश्तेदारी के आधार पर टिकट देती है या फिर सियासी गुण को पैमाना बनाती है। भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट सीट से टिकट नहीं मिलने पर अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने विशेष रूप से लखनऊ कैंट सीट पर टिकट की मांग की है।
यह वही सीट है जहां बतौर बीजेपी कैंडिडेट ने उन्होंने 2017 के चुनाव में अपर्णा यादव को मात दिया था। 2022 में स्थिति बदल गई है। मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी खेमे में आ चुकी है। योगी सरकार में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर भी चुनाव में अपने 2 बेटों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर के बड़े बेटे विकास और छोटे बेटे प्रभात क्रमशः मलिहाबाद और सिधोई से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 14 दिन में 1 लाख से 3 लाख हुए केस, तीसरी लहर पर एक्सपर्ट दे रहे ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए मामले पिछले कुछ दिनों में कम सामने आए तो लगने लगा कि महामारी की लहर अब शांत होने लगी है, लेकिन पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि कोविड की लहर सुनामी में बदलने की आशंका है। आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 8 महीने बाद एक दिन में इतने संक्रमित मरीज मिले हैं। 14 दिन पहले एक दिन में 1 लाख मरीज आए थे। अब आज एक दिन में 3 लाख मरीज आना बड़ी बात है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई और 2,23,990 लोगों ने कोरोना को हराया। फिलहाल देश में कोरोना के 19,24,051 एक्टिव मरीज हैं। वहीं संक्रमण दर 16.41% हो गया है। अब तक देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं। नए साल में जहां देश कोरोना के खात्मा की आशा कर रहा है, वहीं जनवरी में ही मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 6 जनवरी को कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले थे। फिर 12 जनवरी को 2,47,000 से ज्यादा कोविड मरीज मिले। इसके बाद अब आज यानी 20 जनवरी को पिछले 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। सिर्फ नए मरीज ही नहीं, एक्टिव केसों की संख्या भी भारत में तेजी से बढ़ी है। 1 जनवरी 2022 को भारत में 1,22,000 के करीब कोरोना के एक्टिव केस थे। इनकी संख्या अब 20 जनवरी को 19 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी के अंदर चरणजीत चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग तेज, एक और मंत्री ने दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी द्वारा भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यह मुद्दा गर्मा गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चन्नी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंद्रा ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को जल्द से जल्द चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इससे पहले एक और मंत्री राणा गुरजीत सिंह भी यह मांग कर चुके हैं। मोहिंद्रा का कहना है कि कांग्रेस को सीएम उम्मीदवार के बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन जनता के बीच नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा, इस बारे में पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए सीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर किसी की उम्मीदों से बढ़कर खुद को साबित किया है। मोहिंद्रा ने चन्नी की सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए दूसरे राजनीतिक दलों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाया है। शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हालांकि सीएम उम्मीदवार पेश करने से बचती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ की संयुक्त अगुवाई में लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर हालांकि सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दबाव की राजनीति तेज है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल के जरिए खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा में बीजेपी को झटका, विधायक विल्फ्रेड ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, पार्टी भी छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक विल्फ्रेड ने बुधवार को गोवा विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा किए जाने से पहले विल्फ्रेड ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। वो 2017 में नुवेम विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि जुलाई 2019 में पार्टी के 9 अन्य विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। विल्फ्रेड ने पत्रकारों से कहा, मैंने आगामी चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए राज्य विधानसभा के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही बीजेपी को चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बता दिया था। मैंने पार्टी से कहा था कि मैं बीजेपी के टिकट पर 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बता दें कि गोवा में एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव के लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। 29 जनवरी को नामांकन की जांच की जाएगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम की मौजूदगी में बोले अशोक गहलोत, देश में है हिंसा और तनाव का माहौल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यानी गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्मकुमारियों के प्रयास भी हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एक बार असहज भी नजर आए जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम लेते हुए कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल व्याप्त है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव मजबूत हो और इसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि देश में तनाव और हिंसा से छुटकारा मिले, ये आपकी, हम सबकी इच्छा है। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर शांति और विकास होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिसके निर्णय प्रगतिशील हैं। दुनिया जब अंधकार के गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे यहाँ गागी, मैत्रेयी, अनुसुईया, अरुंधति और मदालसा जैसी विदुषियाँ समाज को ज्ञान देती थीं।